और इस वक्त की बड़ी खबर हाथरस मामले से जुड़ी बड़ी खबर ये कि क्राइम सीन होगा रिक्रिएट। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है। हाथरस मामले में क्राइम सीन रिक्रिएट होगा। एसआईटी मामले की जांच करी एसआईटी हाथरस मामले में अब क्राइम सीन को रिक्रिएट करेगी। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। हाथरस मामले में एसआईटी लगातार कर रही है जांच पड़ताल। कल 40 लोग जो कि उस दौरान मौजूद थे, बताया जा रहा है कि वो लोग भी जिन्होंने घटना के बाद जो परिवार थे उनसे मुलाकात की थी, उनसे बातचीत की थी, जो खेत के आसपास अपना काम कर रहे थे जहां पर घटना घटी थी, जहां पर आरोपी के पीड़िता के साथ आरोपियों ने गैंगरेप किया था। ये ऐसा आरोप परिवार की तरफ से लगाया जा रहा है। और साथ ही उन लोगों को भी नोटिस दिया गया है जो गांव में मौजूद हैं, जो इस पूरे मामले पर चर्चा भी कर रहे हैं और अंतिम संस्कार के दौरान वहां मौजूद भी रहे थे। उन सभी लोगों को भी नोटिस दिया गया। लेकिन इस सबके बीच जो बड़ी खबर है वो है ये कि क्राइम सीन रिक्रिएट होगा। हम सीधे रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी सुमित की तरफ, जो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सुमित, क्राइम सीन रिक्रिएट होगा एसआईटी की तरफ से, क्या जानकारी मिल पा रही है? कब सीन को रिक्रिएट किया जाएगा और कैसे? क्या वो तमाम लोग जो अंतिम संस्कार के दौरान मौजूद थे और वो लोग जो खेत में आसपास काम कर रहे थे जब घटना घटी थी, क्या उन सभी लोगों की मौजूदगी में सीन रिक्रिएट होगा? जी गायत्री, जिस तरह से एसआईटी इस पूरे मामले में गंभीरता से गहनता से जांच कर रही है और एसआईटी का 10 दिन का समय भी अतिरिक्त बढ़ाया गया था। अब से 8 दिन का समय और है एसआईटी के इस पूरे मामले में छानबीन करने के लिए। एसआईटी उसी क्रम में लगातार कल एसआईटी ने 40 से 45 लोगों को उस पूरे मामले में नोटिस देकर तलब किया है। इन सभी के बयान दर्ज किए जाएंगे जो 14 तारीख की घटना को और अंतिम संस्कार वाले दिन उस गाँव में मौजूद थे। उसके बाद से मैं तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले न्यूज 18 इंडिया एक्सक्लूसिव अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहा है कि एसआईटी यहाँ पर कुछ ही देर में, थोड़ी देर में यहाँ पर आएगी और पूरी तरह से जो वो घटना स्थल है यहाँ पर क्राइम सीन का रिक्रिएशन करेगी। यहाँ पर पूरी तरह से घटना को दोहराएगी, किस तरह से उस दिन घटना हुई होगी इस पूरे मामले में। ये वही जगह है जहां पर ये घटना हुई थी उस लड़की के साथ, उस बच्ची के साथ। आप देख सकते हैं किस तरह से वो जो झाड़ियां हैं वो पूरी तरह से यहाँ पर दबी हुई हैं। घटना वाले दिन किस तरह से उस लड़की को यहाँ पर खींच के लाया गया था, उसका गला दबाया गया था, उसके साथ उस घटना को अंजाम दिया गया था। उसके बाद से लगातार एसआईटी ने कल प्रदेश मुख्यालय डीजीपी का एक लेटर भेजा था जिसमें ये कहा गया था कि हम एक दिन की अनुमति चाहते हैं इस पूरे मामले में क्राइम सीन रिक्रिएशन करने की। उसको लेकर आज ये आंकलन लगाया जा रहा है कि आज वहां से अप्रूवल इस पूरे मामले में मिल चुका है। उसके बाद से एसआईटी टीम कभी भी आज पूरे दिन में यहाँ पर रिक्रिएशन का काम कर सकती है। उस दौरान यहाँ पर वो लोग होंगे जो टीम के साथ होंगे, पूरी घटना को यहाँ पर दोहराएंगे, किस तरह से घटना हुई होगी, कितना समय लगा होगा, किस तरह से पीड़ित परिवार यहाँ से थाने पहुंचा होगा और प्रार्थना पत्र दिया था। इस पूरे मामले को लेकर रिक्रिएशन का आज कार्यक्रम यहाँ पर एसआईटी टीम द्वारा किया गया है। आप लगातार वहां पर बने रहिए, हम लौटेंगे आपके पास जब एसआईटी इस पूरे सीन को रिक्रिएट करेगी। तो ये बड़ी जानकारी सुमित दे रहे हैं कि इस पूरे सीन को रिक्रिएट किया जाएगा जो घटना उस दिन घटी थी, और उस सीन को रिक्रिएट कर जो तमाम तथ्य सामने आएंगे उसकी जांच पड़ताल करेगी एसआईटी। इस सबके बीच आपको बता दें मामला उस वक्त और उलझता चला गया जब हाथरस केस के चारों आरोपियों ने पुलिस अधीक्षक को चिट्ठी लिखी और पीड़ित लड़की के परिवार से दोस्ती होने का दावा भी किया। आरोपियों का यह कहना है कि उन्हें जानबूझकर फंसाने के लिए झूठे आरोप लगाए गए हैं। इसके साथ ही आरोपियों के परिवार वालों का कहना है कि जेल में उनके घर के लोगों का यह कहना है कि जेल के भीतर आरोपियों की जान को खतरा है। तो अब इस पूरे मामले में यह जानकारी के सीन को रिक्रिएट किया जाएगा। हाथरस कांड में रोज हो रहे नए खुलासे। पीड़ित और आरोपी एक दूसरे पर लगा रहे हैं आरोप। अब आरोपियों ने प्रशासन को लिखी चिट्ठी। हाथरस कांड में अब तक इस मामले से जुड़े आरोपियों की सीधे तौर पर कोई सफाई या बयान सामने नहीं आया था। इसकी बड़ी वजह यह है कि सभी 4 आरोपी सलाखों के पीछे हैं। लेकिन अब आरोपियों ने हाथरस के पुलिस प्रशासन को जेल से एक चिट्ठी लिखकर अपना पक्ष रखा है। न्यूज 18 के पास वो चिट्ठी है जिस पर हाथरस केस के चारों आरोपियों के दस्तखत और अंगूठे के निशान हैं। इस चिट्ठी को जेल में बंद आरोपियों संदीप, लवकुश, रवि और रामू के हवाले से हाथरस के एसपी को भेजा गया है। इस चिट्ठी के सामने आने के बाद हाथरस कांड में एक नया मोड़ आ गया है। वो मेरे गांव की ही लड़की थी जिससे मेरी दोस्ती थी। मुलाकात के साथ मेरी उससे कभी कभी फोन पर बात हो जाती थी। हमारी दोस्ती उसके घर वालों को पसंद नहीं थी। घटना के दिन मेरी उससे खेत पर मुलाकात हुई थी। उसके साथ उसके माँ भाई भी आए थे। उनके कहने पर मैं तुरंत अपने घर चला गया था।
और बाद में अपने पशुओं को पानी पिलाने लगा। चिट्ठी में लिखे मजमून में यहां तक तो आरोपियों ने अपनी सफाई पेश की है, लेकिन इसके बाद जो दावा किया है वो हैरान करने वाला है। आरोपियों की चिट्ठी में दावा किया गया है कि पीड़ित लड़की की मौत परिवार वालों की पिटाई से हुई है। मुझे गांव वालों से पता चला कि मेरी दोस्ती को लेकर उसकी मां और भाई ने उसे मारा पीटा था, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं और बाद में वो मर गई। मैंने कभी मारपीट वो गलत काम नहीं किया था। इस मामले में लड़की की मां और भाई ने मुझे और 3 अन्य लोगों को झूठे आरोप में फंसाकर जेल भिजवा दिया। हम सभी लोग निर्दोष हैं। कृपया जांच कराकर हमें न्याय दिलाने की कृपा करें। ऐसा इन्होंने एक प्रार्थना पत्र कल दिया था शाम को, वो पुलिस अधीक्षक हाथरस के लिए, और नियमानुसार हमने उसको पुलिस अधीक्षक हाथरस के लिए अग्रसारित कर दिया। पत्र क्या कहते हैं, उन्होंने अपना पक्ष रखा है, अभी जांच एजेंसियां देखेंगी। हाथरस कांड में आरोपियों की चिट्ठी और उसमें पीड़ित परिवार पर लगाए गए इन आरोपों से मामले में एक नया ट्विस्ट आ गया है। इस चिट्ठी के सामने आने के साथ ही आरोपियों के परिवार वालों ने जेल में बंद अपने घर के लोगों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हमारे बालकन को यो कहता है जेल में बच्चा सेफ रहता है, हमारे बच्चों को जेल में खतरा है। हाथरस कांड में अब आरोपी और पीड़ित पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। आरोपी पक्ष पीड़ित परिवार पर झूठे मामले में फंसाने की बात कर रहा है। साथ ही पीड़ित परिवार के इस मामले में बार बार बयान उठने पर भी सवाल उठ रहे हैं, जिसके बाद पीड़ित पक्ष भी सामने आ गया है। पीड़ित के परिवार का कहना है कि उन पर लगाए जा रहे आरोप बेबुनियाद हैं और उन्हें कोर्ट की कार्रवाई पर भरोसा है। कोई बयान नहीं बदला, जब होश में आई है तभी उन्होंने सब कुछ अपना बताया है। सरकार करेगी और न्याय मिलेगा। ये कितने भी सवाल उठाए, कितने भी वो लगाए, हम लोगों पे इल्जाम लगाए कि मोबाइल को लेके या किसी चीज़ को लेके या भैया को लेके, मगर हम लोगों का न्याय तो कोर्ट से होगा और हमें विश्वास है कि हमें न्याय मिलेगा। हम सच बोल रहे हैं, सच की कभी हमेशा विजय भई है। हाथरस कांड में पीड़ित और आरोपियों के दावों की सच्चाई जानने के लिए ही इस मामले की सीबीआई जांच के आदेश दे दिए गए। साथ ही एसआईटी भी अगले कुछ दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपने वाली है। लेकिन एसआईटी की जांच में यह सामने आ चुका है कि इस कांड में पीड़ित और आरोपियों के अलावा एक तीसरा पहलू भी है। यह है सियासत और साजिश वाला पहलू, जिसके तार अब विदेशों से भी जुड़ने शुरू हो गए हैं। हाथरस कांड की अब तक की जांच में यह साफ हो चुका है कि इस कांड के बहाने दंगा भड़काने तक की साजिश रची गई, जिसे लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपना लिया है और अब इसके एक एक साजिशकर्ता बेनकाब हो रहे हैं। जाति, क्षेत्र, मत और मजहब के आधार पर समाज को बांटने वाले लोग आज भी अपनी विभाजनकारी उस मानसिकता से बाज नहीं आ रहे हैं। आज भी वह पीढ़ी दर पीढ़ी विभाजन की मानसिकता उनके मनोमस्तिष्क पर उसी रूप में हावी हो रही है। इसलिए वे विकास उनको अच्छा नहीं लग रहा है, ये डेवलपमेंट उनको अच्छा नहीं लग रहा है, ये लोक कल्याण उनको अच्छा नहीं लग रहा है, गरीब के पास पहुंचने वाली शासन की योजनाएं उन्हें अच्छी नहीं लग रही हैं। और यही कारण है कि वे षड्यंत्र पे षड्यंत्र रचते जा रहे हैं। हाथरस कांड की आड़ में देश और प्रदेश में दंगा भड़काने की साजिश की परतें खोली जा रही हैं। जांच में सामने आया है कि दंगा फैलाने के लिए 100 करोड़ की फंडिंग की गई थी और उसकी पूरी असलियत जानने के लिए अब ईडी ने तफ्तीश का सिलसिला तेज कर दिया है। तो एसआईटी सीन को रिक्रिएट करेगी, घटना सीन को एक बार फिर से दोहराया जाएगा। सुमित लगातार वहां से अपडेट दे रहे हैं। सुमित, ये फैसला एकाएक क्यों? क्या एसआईटी को कुछ ऐसे तथ्य मिले हैं जो संदेह पैदा करते हैं परिवार को लेकर, उनकी तरफ से बताए गए आरोपों को लेकर, बात को लेकर?
जी गायत्री, जिस तरह से पूरे मामले में एसआईटी हर एक पहलू पर इस पूरे मामले में जांच कर रही थी, तो उसमें यह भी क्रम सामने आया था कि किस तरह से हम देखना चाहते हैं किस तरह से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया था। उसके बाद कितना समय लगा था परिवार को थाने तक पहुंचने में, क्या स्थिति उस समय रही होगी, उसको लेकर एसआईटी ने लगातार शासन से अनुमति मांगी थी। उसी क्रम में एसआईटी ने एक लेटर भी भेजा था शासन को, जिसमें कहा गया था कि हम पूरे मामले में रिक्रिएशन करना चाहते हैं पूरे घटनास्थल का, कि किस तरह से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया था। उसके बाद से लगातार ये पूरा मामला चल रहा था। एसआईटी ने साफ तौर से इसमें कहा था कि हम हर एक पहलू पर इस पूरे मामले में जांच करेंगे, जिसमें ऑनर किलिंग भी शामिल है, गैंगरेप भी शामिल है, इस लड़की को किस तरह से उसको गला दबाया गया होगा, किस तरह से उसकी रीढ़ की हड्डी टूटी थी, पूरे मामला इस पूरे घटनाक्रम में शामिल है। एसआईटी किसी भी पहलू पर इस पूरे मामले में किसी भी पॉइंट को छोड़ना नहीं चाहती है। उसी क्रम में एसआईटी इस पूरे घटनास्थल का रिक्रिएशन आज क्रिएट करेगी, पूरा जांचेगी, अपनी टीम के साथ करेगी कि किस तरह से पूरी घटना में कितना समय लगा था, क्या क्या घटना हुई होगी, क्या अगर ऑनर किलिंग की भी इस पूरे मामले में बात आ रही है तो वो भी किस तरह से किया गया होगा। और परिवार जो बता रहा है कि परिवार कितनी देर में यहाँ से पैदल अगर जाता है या बाइक से जाता है तो कितनी देर में यहाँ से थाने की दूरी तक वो पहुंचता है, उसके बाद किस तरह से वहां पर तहरीर दी गई थी। और पहला जो बयान पीड़ित परिवार का सामने आया था कि सिर्फ उसको मारने का प्रयास किया गया है, उसके बाद से जब लड़की के उपचार के दौरान एक बयान जारी हुआ था, उसमें उसने बताया था कि मेरे साथ दुष्कर्म का भी प्रयास हुआ है, दुष्कर्म भी मेरे साथ किया गया है। उसके बाद से लगातार यहाँ पर माहौल गर्म था। ये देखा जा रहा था कि राजनीति इस पूरे मामले में हो रही थी, पीएफआई के जुड़े होने की बात हुई थी, इंटरनेशनल फंडिंग की इस पूरे मामले में बात आई है, सियासत इस पूरे मामले में हुई है। सभी राजनीतिक दल के डेलीगेशन इस पूरे परिवार से, पीड़ित परिवार से आकर मिले थे। उसके बाद से एसआईटी हर एक पहलू पर इस पूरे मामले में जांच कर रही थी, जैसा कि एसआईटी जांच करी। और ये बहुत बड़ी बात, ये बहुत बड़ी जानकारी सुमित दे रहे हैं कि अब से थोड़ी देर में उसी जगह पर जहां पर घटना घटी थी, उस घटना स्थल पर एसआईटी की टीम वहां पर पहुंचेगी और पूरे सीन को रिक्रिएट किया जाएगा। इस सबके बीच एक और बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव के गैंगरेप की वारदात से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह मिल रही है कि पीड़ित परिवार ने कोंडा गांव पुलिस के थाना इंचार्ज पर 10-10 हजार रुपए लेकर मामले को रफा दफा करने का आरोप लगाया है। पीड़ित परिवार के इस दावे का समर्थन गांव की महिला सरपंच ने भी किया है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस ने आरोपी लड़कों और उनके परिवार वालों को थाने पर बुलाया था और फिर सबसे 10-10 हजार रुपए लेकर मामले को दबा दिया गया। गांव की महिला सरपंच का भी आरोप है कि उन्होंने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन पुलिस ने नहीं सुनी। दावा किया जा रहा है कि इस दौरान गांव के कई और लोग भी मौजूद थे। पूछताछ किए सर, इस केस को आगे बढ़ाना है बोल के, तो घर वाले लोग नहीं साहब मत कर, ऐसे ऐसे बोले। मैं तो बोली उतना टाइम कि नहीं सर ये केस बढ़ना चाहिए आगे बोल के, सजा मिलना चाहिए बोली। मैं तो सबके सामने बोली थी मैं। और 10,000 जो दिया किसने दिया? वो घस्सू-राम ने। आप भी थे? बैठे थे सर वही हम लोग। और वो 10,000 और सामने दे, सब 10-10 हजार बोले रही। अच्छा हाँ 10,000 दे लेके जाना। वो मतलब काना गाँव वाला मतलब तो अलग से ले लेन, हम तो देखा नहीं, वो मन गला देन करके कहाँ है पैसा दे। और चलिए सीधे हम रुक कर लेते हैं रायपुर। हमारे सहयोगी आदित्य राय इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, ये बेहद गंभीर और दुर्भाग्यपूर्ण मामला कि पुलिस ने एक बच्ची की आबरू, उसकी मौत का सौदा 10-10 हजार रुपए में सबके सामने कर दिया। वारदात और गैंगरेप जैसी घिनौनी वारदात का एक पुलिस अधिकारी जो है वो 10-10 हजार रुपए में सौदा करता है, शर्मसार कर देने वाली ये घटना सामने आई है। इस मामले में पुलिस को जब लड़की के चाचा ने जानकारी दी कि उसकी भतीजी के साथ, उनकी भतीजी के साथ गैंगरेप हुआ है, और इस गैंगरेप की घटना के बाद जब पुलिस से जानकारी मिली तो पुलिस ने सारे जो आरोपी थे, सारे आरोपी और उनके परिजनों को पुलिस थाने बुलाया। इलाके के जो रसीददार लोग थे वो भी थाने में मौजूद थे और उन रसीददार लोगों के सामने ही पहले तो कार्रवाई का डर दिखाया गया जो आरोपी थे उनको, और उसके बाद फिर 10-10 हजार रुपए में ये सौदा तय किया गया और लोगों के सामने ही 10-10 हजार रुपए की रकम वसूली गई। बताइए कितना गंभीर मामला, एक बच्ची से जुड़ा और उसमें पुलिस का इतना बड़ा लापरवाही वाला रवैया कि पहले तो सुनी नहीं गई और उसके बाद देखिए दुर्भाग्यपूर्ण मामला, बेहद गंभीर मामला और शर्मसार करने वाला मामला सामने आया कि पुलिस ने 10-10 हजार रुपए लेकर आरोपियों को छोड़ दिया, जाने दिया। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इसी मामले से जुड़ी बड़ी खबर ये कि गैंगरेप मामले में छत्तीसगढ़ पुलिस की 3 महीने बाद नींद टूटी और अब जाकर लापरवाही बरतने वाले थाना इंचार्ज को निलंबित करते हुए गैंगरेप के 5 आरोपियों को किया गया है गिरफ्तार। हाथरस कांड पर बवाल मचाने वाली कांग्रेस की छत्तीसगढ़ सरकार की नींद तब टूटी जब न्यूज 18 ने कोंडा गांव में 3 महीने पहले हुए गैंगरेप
और पीड़ित परिवार की आवाज को उठाया। घटना करीब 3 महीने पहले 19 जुलाई की है। पीड़ित लड़की गांव में शादी समारोह में शामिल होने के लिए गई थी और इसी दौरान 7 लड़के उसका अपहरण करते हैं, जंगल में ले जाते हैं और वहां पर उसके साथ गैंगरेप किया गया। आरोपियों ने लड़की को जान से मारने की धमकी देते हुए रात 1 बजे छोड़ दिया। इसके अगले दिन यानी कि 20 जुलाई को पीड़ित लड़की ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इसके बाद परिवार वालों ने पीड़ित लड़की का अंतिम संस्कार कर दिया। घटना के 2 दिन बाद पीड़िता की सहेली ने पूरी घटना परिवार को बताई, जिसके बाद परिवार वाले थाने भी गए, लेकिन परिवार का आरोप है कि पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। और इस वक्त कोंडा गांव के एसपी सिद्धार्थ त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ त्रिपाठी जी, इतनी देर बाद थाना इंचार्ज पर कार्रवाई क्यों? बार बार महिला सरपंच ने भी कहा, तमाम लोग कह रहे थे कि 10-10 हजार में इस थाना इंचार्ज ने एक बच्ची की आबरू का सौदा कर दिया, उसकी मौत का सौदा कर दिया। मैम हमारे पास मेरा नाम सिद्धार्थ तिवारी है, बट हमारे पास 7 तारीख को हमारे संज्ञान में आया था ये मामला और इस पे हमने FIR भी दर्ज करी है और इसके अंदर अभी तक 7 आरोपी थे, उनमें से हमने 6 आरोपियों को पकड़ लिया। इनफैक्ट अभी हमने 6ठे आरोपी को भी पकड़ा है। इसके अंदर हमने इसके अंदर PM की कार्रवाई करवा ली है और ये जो TI की बारे में 7 तारीख को आपने मामला दर्ज किया। परिवार ने कब आरोप लगाया था? परिवार ने कब शिकायत दर्ज कराई थी और कोशिश की थी? क्योंकि महिला सरपंच साफ तौर पर कह रही हैं, वो कह रही हैं कि बार बार हमने कहा कि कार्रवाई होनी चाहिए आरोपियों के खिलाफ। पुलिस क्या कर रही थी? मैम जो महिला सरपंच हैं, इनफैक्ट जो परिवार है उनसे खुद हमारी है, वो पहले ये बोल रहे थे। इनफैक्ट ये अभी तक उनका यही स्टैंड है कि वो हमारे पास नहीं आना चाह रहे थे, पुलिस के पास मुकदमा दर्ज नहीं करना चाह रहे थे। जब पुलिस के संज्ञान में मामला आया मीडिया और अन्य माध्यमों से, तो हमने स्वयं जाके, मैं खुद गया था वहाँ पे गांव में उनके परिजनों से मिलने और सरपंच और बाकी लोगों से मिलने, और वहाँ पर हमने पूछताछ करके अपने उससे मामला दर्ज किया था। हम पर सर, आप मानते हैं संवेदनशीलता, सिद्धार्थ तिवारी जी, आप मानते हैं कि एक बड़ी लापरवाही हुई है, एक बड़ी लापरवाही हुई है इस पूरे मामले में? मैम इसके अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर हम पृथक से जांच कर रहे हैं, अगर किसी भी स्तर पे लापरवाही होगी तो हम उसके ऊपर कठोर कार्रवाई करेंगे। जो तत्कालीन TI थे उनको, इनफैक्ट इफ यू डोंट नो मैम, ही हैज बीन सस्पेंडेड आल्सो एंड पृथक से उनके ऊपर जांच भी की जा रही है। सर, वो तो आपको सस्पेंड करना ही था जब इस तरह की हरकत सामने आएगी, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि इतना वक्त क्यों लग गया? साफ तौर पर परिवार वाले तो ये कह रहे हैं कि हम तो बार बार कह रहे थे कि आरोपियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। आपने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया, आरोपियों के 7 लोग अपहरण करके ले गए थे। मैम परिवार ने जो हमको बयान दिया है, इनफैक्ट जो परिवार हमसे बोल रहा है उसमें वो यही बोल रहे थे कि वो पहले घटना नहीं दर्ज कराना चाहते थे। इनफैक्ट जब मामला भी दर्ज हुआ है तो परिवार पुलिस थाने नहीं पहुंचा था, पुलिस गई थी मैम गांव, और वहां पे उनसे पूछताछ करके हमने अपने संज्ञान में लेके मामले को दर्ज किया। सिद्धार्थ जी, तो जो पिता है पीड़ित लड़की का, उसने आत्महत्या करने की कोशिश क्यों की? अगर पुलिस इतनी जागरूक थी, आपका प्रशासन इतना जागरूक था कि आप खुद से वहां पर पहुंचे, मौके पर संज्ञान में लेके मामला दर्ज किया, तो फिर पीड़िता के पिता ने आत्महत्या की कोशिश क्यों की? मैम पीड़िता के पिता ने आत्महत्या की कोशिश अगर की है, अव्वल तो ये अभी तक प्रूव नहीं हो पाया है, एंड सेकेंडली ये जो इंजेक्शन ऑफ पॉइजन था ना। सिद्धार्थ तिवारी जी, कमाल है आपको, आप संज्ञान में आपने मामला वहां जाकर लिया और आपको पता नहीं कि पिता ने आत्महत्या की कोशिश की। मुझे बताइए कि जो 10-10 हजार रुपए का आरोप लगाया गया है कि 10-10 हजार रुपए लेकर थाना इंचार्ज ने मामले को रफा दफा किया, उस पर आपका क्या कहना है? मैम मैं आपको बता चुका हूँ, इसके अंदर हमने पृथक से एक जांच कर दी है, TI को सस्पेंड कर दिया गया और हम जांच कर रहे हैं। अगर किसी की भी लापरवाही मिलेगी हम उसको कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे मैम। अभी तक 6 आरोपियों की गिरफ्तारी, बाकी जो आरोपी है उस पर कार्रवाई का? जी, अभी तक हमने 7 में से 6 आरोपियों को पकड़ लिया। इनफैक्ट जब आपका कॉल आया था उससे पहले ही हमने बेमित्रा से 6ठे आरोपी को भी पकड़ा है। लेकिन सिर्फ थाना इंचार्ज इसमें इन्वॉल्व है? मैम मैंने आपको बाकी लोगों की भी लापरवाही रही है, उन पर भी आप कार्रवाई करेंगे?
मैम हमने इस पे पृथक से जांच बिठाई हुई है। इस पे जिसकी भी लापरवाही होगी सभी के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। चलिए शुक्रिया। कोंडागांव के एसपी सिद्धार्थ तिवारी ये कहते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, 7वें आरोपी को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि एक पीड़िता की आबरू, उसकी मौत का सौदा 10-10 हजार रुपए में आखिर कैसे कर दिया गया। कार्रवाई तो कर दी गई, लेकिन परिवार लगातार ये आरोप लगा रहा है। आदित्य, आपने सुना एसपी को, एसपी कह रहे कि हम तो खुद पहुंचे थे मौके पर, पिता ने आत्महत्या की कोशिश की, उसको भी नकारते हुए नजर आए। देखिए, इस घटना की गंभीरता को समझने के लिए पुलिस का किस तरीके का शर्मसार रवैया इस घटना में सामने आया, इस घटना को पूरी तरीके से समझने के लिए हमें इस घटनाक्रम को शुरुआत से देखना होगा। जुलाई महीने में 19 तारीख को पीड़िता के साथ दुष्कर्म की घटना हुई। दूसरे 20 तारीख को पीड़िता ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के 2 दिनों बाद उसके परिजन जो है शादी में गए थे, वहां से जब आए तो दूसरे दिन उसका शव दफनाया गया। इसके बाद उसकी सहेली ने 2 दिनों बाद इस घटना की जानकारी परिवार वालों को दी कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ था। इसकी जानकारी उसने मुझे दी थी और इसी शर्म। आदित्य, लौटेंगे आपके पास क्योंकि आपकी आवाज अब नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन बड़ी जानकारी आदित्य हमें दे रहे हैं। आदित्य राय हमारे सहयोगी कह रहे हैं कि 2 दिन बाद ही पुलिस में शिकायत की गई थी, लेकिन देखिए दुर्भाग्य इतना कि पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। और अभी न्यूज़ 18 इंडिया के साथ खुद कोंडागांव के एसपी सिद्धार्थ तिवारी जुड़े, जो साफ तौर पर झूठ बोलते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि परिवार की तरफ से कोई शिकायत ही नहीं दी गई, और जब परिवार ने कहा तो वो खुद मौके पर पहुंचे। यहां तक कि पीड़िता के पिता की तरफ से आत्महत्या की बात को भी नकारते नजर आए। इस सबके बीच आपको बता दें, कोंडागांव गैंगरेप के बहाने बीजेपी ने कांग्रेस और खासतौर पर छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल की सरकार पर बड़ा हमला बोला। बीजेपी का आरोप है कि प्रदेश में लगातार रेप और गैंगरेप की घटनाएं बढ़ती जा रही है, लेकिन पुलिस के साथ साथ राज्य की कांग्रेस सरकार खामोश है। बीजेपी का आरोप है कि पुलिस गैंगरेप जैसे संगीन मामले भी दबा रही है। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था को लेकर आंदोलन की चेतावनी भी दी। छत्तीसगढ़ के भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष विष्णुदेव साय हमारे साथ मौजूद है। शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, क्या कहेंगे साय साहब? देखिए, बहुत ही ये शर्मसार घटना है। छत्तीसगढ़ में कोंडागांव के धनोरा में एक लड़की के साथ रेप होता है और 2 महीने तक उसकी रिपोर्ट यहाँ की पुलिस ने लिखती है। हस्तक्षेप के बाद कल डेड बॉडी निकाला जाता है और पोस्टमार्टम होता है, और यहाँ की निकम्मी पुलिस FIR दर्ज करती है 377 में। ये बहुत ही शर्मनाक बात है, और ये इस सरकार के लिए और भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री के लिए डूब मरने की बात है। मैं तत्काल उनसे इस्तीफे की मांग करूंगा। उनको एक पल भी मुख्यमंत्री के पद पर रहने का अधिकार नहीं है। ये लोग यूपी के हाथरस को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन किए हुए हैं। पहले लोग अपना प्रदेश संभालें, अपना घर संभालें, और ये आदिवासी युवतियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है इसको रोकें। इस बीच कांग्रेस ने दावा किया कि शिकायत मिलने के तुरंत बाद कार्रवाई हुई। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने पुलिस का भी बचाव किया। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष और विधायक मोहन मरकाम जी हमारे साथ मौजूद है। सर, छत्तीसगढ़ में शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। पुलिस का भी शर्मसार चेहरा इसमें सामने आया है। 3 महीने तक FIR दर्ज नहीं की गई। देखिए, जब एक जो बच्ची के साथ जो घिनौनी हरकत हुआ है, 3 महीने की पहले की घटना है, और वो शादी समारोह में गई थी और वापसी में दरिंदों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, उनके साथ बलात्कार किया, और वो मानसिक तनाव के कारण उसने आत्महत्या कर ली। तो पता नहीं चला कि वो आत्महत्या किस कारण की, तो परिवारजनों को भी नहीं बताई। और जब 3 महीने बाद उसकी सहेली ने आप बीती परिवारजनों को और प्रशासन को भी बताया, तो प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई की, लाश को निकालकर उनको फॉरेंसिक जांच के लिए किया। जो उसके जो सहेली है उसके निशानदेही पर जो 3 लोगों को पुलिस प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई भी की। तो छत्तीसगढ़ में संवेदनशील सरकार अगर ऐसी कोई भी घटनाएं घटती है तो तत्काल कार्रवाई करती है। आदित्य, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने भी पुलिस का बचाव किया। वो भी वही बयान दे रहे हैं जो पुलिस कह रही थी, जो अभी एसपी सिद्धार्थ तिवारी ने कहा। देखिए, गैंगरेप की घटना जो है वो इतनी गंभीर घटना है, लेकिन हाथरस की घटना को लेकर जो बवाल मचा हुआ है, उस बवाल के बीच कांग्रेस आक्रामक है। हाथरस की घटना को और अपनी साख बचाने के लिए हाथरस की घटना को लेकर 4 दिनों से हाथरस की घटना को लेकर तीव्र प्रदर्शन किया जा रहा था। कांग्रेस सड़क पर थी
जब आपके प्रदेश में हाथरस से बड़ी घटना हो जाती है, 3 महीने के बाद गैंगरेप की शिकायत पीड़िता के पिता के आत्महत्या करने की नौबत आने के बाद दर्ज की जाती है, तो आप उस वक्त क्या कहेंगे? अपनी साख बचाने के लिए जो है ये स्टैंड अब कांग्रेस ले रही है। बिल्कुल, और ये बेहद शर्मनाक है कांग्रेस के लिए कि उसके प्रदेश में जब इस तरह की घटना होती है तो किस तरीके से शासन और प्रशासन उस पर रिएक्ट करता है। और इस सबके बीच एक बहुत बड़ी खबर राजस्थान से। राजस्थान के बाड़मेर में दरिंदगी का मामला सामने आया, जिसमें अब तक पुलिस ने दूसरे आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है। इसके बाद पुलिस पर लापरवाही का आरोप भी लग रहा है। आरोप यह है कि 2 लोगों ने 8 अक्टूबर को 15 साल की एक नाबालिग लड़की का गैंगरेप किया। हालत बिगड़ने के बाद उसे छोड़कर फरार हो गए। खबर है कि एक आरोपी पीड़िता के पिता के खेत में मजदूरी करता है। हालांकि पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जो दूसरा आरोपी है अभी तक फरार है। नाबालिग से दरिंदगी के बाद अब राज्य की सियासत भी गर्मा गई है। राजस्थान बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने पुलिस से 7 दिन के भीतर रिपोर्ट मांगी है। तो एक आरोपी गिरफ्तार, लेकिन अभी भी फरार। इस पूरे मामले में सियासत भी जोरों पर। इस सबके बीच अब जो राजस्थान बाल अधिकार संरक्षण आयोग है उसकी तरफ से पुलिस से 7 दिन के भीतर रिपोर्ट तलब की गई है। भवानी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भवानी, ये देखिए, जहां प्रदेश बदलता है वहां पर कांग्रेस का रवैया और प्रतिक्रिया भी बदल जाती है। अब राजस्थान में ये इतना गंभीर मामला, इससे पहले भी कई गंभीर मामले आपने गिनाए पिछले दिनों हाथरस की घटना के बाद। इस मामले में एक आरोपी गिरफ्तार, लेकिन दूसरा अभी भी फरार है। देखिए, सवाल सबसे बड़ा है सरकार पुलिस पर लापरवाही का। इस पूरे मामले के अंदर एक आरोपी गिरफ्तार कर लिया और वो पुलिस का कहना है कि ये एक ही आरोपी है, जबकि जो विक्टिम है पीड़िता ने उसने बयान में 2 लोगों का नाम बताया था और उसने दोनों को अनजान बताया था। ये बता रहे हैं कि नहीं, उन्हीं के खेत पे ये काम करने वाला शख्स है। तो पुलिस की दलील है कि एक ही एक्यूज था, उसको हमने अरेस्ट कर लिया, उससे पूछताछ की जा रही है कि उसके साथ कुछ लोग थे या नहीं है। तो पुलिस इसको थोड़ी को यहीं तक मान रही है, लेकिन विक्टिम का बिल्कुल कहना अलग है। और सवाल केवल इस मामले का नहीं है, सवाई माधोपुर का जो सबसे बड़ा जो मामला है सेक्स रैकेट का, जिसके अंदर महिला जो बीजेपी की महिला नेता उसको अरेस्ट कर लिया और जो कांग्रेस की महिला नेता है वो अभी तक फरार है। मामले के खुलासा होने के तकरीबन 1 सप्ताह बाद भी अभी तक पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, उस महिला नेता को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। तो क्यों नहीं किया जा रहा, ये सवाल सबसे बड़ा खड़ा हो रहा है कि क्या वो क्यों नहीं किया जा रहा, बड़ा सवाल खड़ा होता है। भवानी, लेकिन इस सवाल के साथ भी एक बार फिर से हम आपके पास लौटेंगे कि इतना गंभीर मामला, उसमें सिर्फ एक आरोपी की गिरफ्तारी, और गिरफ्तारी से पहले इन्वेस्टिगेशन हो गई, पुलिस ने खुद ही क्लीन चिट दे दी कि दूसरा आरोपी नहीं है, जबकि पीड़ित परिवार और पीड़िता लगातार ये कह रही है कि 2 आरोपी हैं, उसके बावजूद भी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। इस सबके बीच आपको बता दें, बाड़मेर गैंगरेप मामले में सियासत भी तेज। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने पीड़ित से अस्पताल में मुलाकात की और साथ ही पीड़ित के परिवार वालों से भी पूरे मामले की जानकारी ली, जिसके बाद उन्होंने पीड़ित परिवार को आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। इसके अलावा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की तरफ से बाड़मेर के एसपी से फोन पर बात कर पुलिस से 7 दिन के भीतर पूरे मामले में रिपोर्ट मांगी गई है। जिस तरह से अभी मैं बच्ची से भी मिलने आई तो बड़ी मुझे निराशा हाथ लगी। जहाँ पर भी अक्सर पॉक्सो के मामले आते हैं और बच्चियों के बलात्कार के मामले आते हैं, वहाँ जाकर मैं देखती हूँ कि बच्ची को एक पूरी अच्छी व्यवस्था में रखा जाता है। जिस तरह से यहाँ बच्ची को आम लोगों के जैसे बेड पे सुलाया गया है, जबकि पॉक्सो के अधिनियम के अंतर्गत बच्ची की पहचान बाहर नहीं आनी चाहिए, बच्ची के माता पिता, ताकि वो अपनी ज़िंदगी आगे अच्छे से निकाल सके। परंतु जिस तरह से यहाँ लापरवाही मुझे दिखी है, उससे मैं बहुत ज़्यादा निराश हूँ। बाल अधिकार संरक्षण की तरफ से भी बड़ा आरोप, और साथ ही बच्ची नाबालिग कह रही है कि दूसरा भी आरोपी है। इतना गंभीर मामला, लेकिन पहले इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने कर ली क्या भवानी, जो क्लीन चिट दे दी दूसरे आरोपी को? देखिए, यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्योंकि विक्टिम का कहना बहुत मायने रखता है। पीड़िता ने जो कहा, उसके बाद में बाल संरक्षण आयोग की टीम पहुंची, उनको भी उन्होंने वही बात बताई है। तो कई सारे पहलू है जिस पे लेकिन पुलिस इसमें मान रही है कि नहीं, आरोपी नहीं है दूसरा। तो पुलिस इस पूरी थ्योरी को वहीं फिक्स करने की कोशिश कर रही है कि एक ये कहना चाहती है कि ये अननोन पर्सन नहीं था, दूसरा वो ये कहना चाहती है कि एक ही एक्यूज था जिसको हमने अरेस्ट कर लिया। जी भवानी, पॉक्सो एक्ट लगा है क्या इस पूरे मामले में? बच्ची नाबालिग है क्योंकि जी हाँ, पॉक्सो लगाया उन्होंने, पॉक्सो के तहत ही आगे कार्रवाई की है। और जब बच्ची को, जिस वक्त आप देखिए कि ये घटना हुई, वो अपना आप में कई सारे सवाल पुलिस पर खड़े कर रही है कि उस दिन राजस्थान के अंदर पंचायत चुनाव की वोटिंग थी।
और परिवार है वो मतदान करने के लिए बाहर गया था। उस दौरान बच्ची को अपहरण किया गया। पुलिस ये भी मान रही है कि हाँ, बच्ची का अपहरण किया गया, अपहरण करके ले जाया गया और उसके बाद में उसके साथ में गैंगरेप हुआ। जो पुलिस का जो पहचान बताई है जो बच्ची ने पुलिस को, बाल संरक्षण आयोग को, उन्होंने बताया था कि 2 अननोन लोग किस तरीके के थे, उनके शर्ट के कलर तक बताया उसने, एक एक चीज़ पहचान बताई। और उसके बाद में भी जो पुलिस जिस शख्स को गिरफ्तार करके लेकर आई है, अब पुलिस कह रही है कि हम बाकी चीज़ें जो उसके बयान के आधार पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो जो एक तरह से पूरे मामले के अंदर थॉरोली जिस तरीके से ये होना चाहिए था कि अगर गैंगरेप की बात कह रही है तो क्या दूसरा आरोपी कौन है, क्या है। बिल्कुल, यानी भवानी आप ये बता रहे हैं कि एक तो पॉक्सो एक्ट के तहत मामला, उसमें पीड़ित अगर बता रही है कि दोनों आरोपी हैं, तो फिर इतने गंभीर मामले में तो फौरन कार्रवाई होती है। पुलिस पहले कैसे क्लीन चिट दे सकती है? ये बड़ा सवाल, इस पर आएंगे आपके पास भवानी। लेकिन इस सबके बीच एक और खबर बता दें, राजस्थान के बाड़मेर गैंगरेप मामले में सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने भी पीड़ित और उसके परिवार से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग उठाई और साथ ही बीजेपी ने राज्य की कानून व्यवस्था पर गहलोत सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में बच्चियों के साथ दरिंदगी हो रही है, लेकिन राज्य सरकार को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसा लगता है कि राजस्थान अपराधों की राजधानी हो गया। 4,35,000 मुकदमे पिछले 20 महीनों में दर्ज हुए हैं, जो सरकार की कमजोरी का एक बानगी पेश करती हैं। ऐसा लगता है कि अशोक गहलोत जी पुअर डैडी हैं, बुरे पापा हैं, जिनको राजस्थान की बहन बेटियों की इज्जत की परवाह नहीं है। वो अपनी कुर्सी बचाने में ज़्यादा फिक्रमंद हैं बजाय किसी अबला की इज्जत बचाने में। उधर सचिन पायलट ने बाड़मेर मामले में सरकार का बचाव किया। उन्होंने मामले में फौरन कार्रवाई का दावा किया और साथ ही बीजेपी को भी जमकर घेरा। अपराध कहीं पर भी हो, किसी के राज्य में हो, किसी पार्टी की सरकार हो, अपराध होने के बाद वहाँ का प्रशासन, वहाँ की पुलिस, वहाँ की सरकार क्या रवैया अपनाती है, इस बात को जनता देखती है। तो सियासत भी शुरू हो गई है भवानी। उधर बीजेपी लगातार हमले कर रही है तो कांग्रेस बचाव में, लेकिन सवाल कांग्रेस पर भी है। सवाल ये कि प्रदेश बदलते हुए आपकी राय कैसे बदल जाती है? हाथरस में आप इतना जोर शोर से मामला उठाते हैं, राजस्थान में आपकी खामोशी, और सवाल बीजेपी पर भी। बीजेपी आखिर क्या कर रही है? मुख्य विपक्षी पार्टी वहां पर, सरकार अगर काम नहीं कर रही है, अगर महिलाओं को सुरक्षित नहीं रख पा रही है, तो एक विपक्षी दल के नाते बीजेपी क्या कर रही है? देखिए, सवाल कई सारे हैं। सवाल सरकार पर इसलिए है कि जो आंकड़ा है, फिगर, वो कई सारी चीज़ें कह रहा है। पर डे जो एनसीआरबी का डेटा है उसके मुताबिक पर डे 14 महिलाओं के साथ रेप हो रहा है। 24 का फिगर है कि मोलेस्टेशन, छेड़छाड़ की घटनाएं हो रही है। ये जो आंकड़ा है पूरे देश भर के अंदर सबसे ज़्यादा, यानी कि राजस्थान के अंदर जो कांग्रेस शासित राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा ये वारदातें हो रही है। राजस्थान सरकार ये तर्क दे रही है कि क्योंकि उन्होंने जो एफआईआर रजिस्टर्ड करने को लेकर बाकी स्टेट के अंदर इतनी रजिस्टर्ड की जा रही है, या पुलिस को छूट दे रखी है कि कोई भी व्यक्ति आए और एफआईआर लॉन्च करा ले, तो इस वजह से ये आंकड़े बढ़ रहे हैं। अभी 3 घटनाएं एक साथ आई है। बांसवाड़ा के अंदर 2 घटनाएं कल की रेप की घटनाएं हैं। तो पूरे राजस्थान के अंदर लगातार जो ये आंकड़ा है कि पर डे अब 14 घटनाएं एवरेज, कभी 20 आ रही है, कभी 12 आ रही है, लेकिन इतनी रेप की घटनाएं आ रही है। लेकिन पुलिस को जो कार्रवाई की, जो तेजी से कार्रवाई होनी चाहिए, वो नहीं हो रही है। वो नहीं हो रही है। और जहां पर कांग्रेस शासित सरकारें हैं वहां पुलिस पर लगाम नहीं है, लेकिन दूसरे राज्यों की सरकारों पर बड़े हमले हो रहे हैं। ये बड़ा सवाल कि आखिर अपने प्रदेश में आकर कांग्रेस की आवाज दब क्यों जाती है, खत्म क्यों हो जाती है? भवानी, लौटेंगे आपके पास, आप लगातार अपडेट देते रहिएगा। लेकिन इस सबके बीच ये भी बता दें, हाथरस केस से जुड़ा हर अपडेट, हर खबर देखिए news18india.com पर। न्यूज 18 इंडिया एनबीए का सदस्य है और निष्पक्ष और जिम्मेदार पत्रकारिता के लिए बनाए गए नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी के नैतिक मानकों से संचालित होता है।